तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 80 VVI ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। पूरा बुक का निचोड़, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन है ना, सभी का निचोड़ वीडियो लाया हूँ। लगभग मैं आप लोगों को 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप 80 के 80 ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि यहीं से आप लोगों को स्टूडेंट 1 से 2 नंबर फंस जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जब आप लोग 2026 में एग्जाम देंगे ना, तो यही सब प्रश्न आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ सबसे पहला प्रश्न हम लोग का कि मोरमुह गांव बंदरगाह कहाँ है। ये जो बंदरगाह स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो बंदरगाह होता है ना, जहाँ पर बड़ा बड़ा पानी का जहाज लगता है ना स्टूडेंट, और वहाँ पर सामान उतरता है और सामान चढ़ता है, उसे ही हम लोग बंदरगाह कहते हैं। समझिए, जैसे कि आप लोग ऐसे समझिए, समुद्र वगैरह, समुद्र सबका जो किनारा होता है ना, जहाँ पर देखे होंगे कि वहाँ नाव लगा और वहाँ से सामान उतरा, फिर वही नाव पर सामान जो चढ़ाया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग बंदरगाह कहते हैं। और वही यहाँ प्रश्न है कि मोरमुह गांव बंदरगाह कहाँ पर है, तो गोवा में स्टूडेंट। ठीक है, कहाँ पर है, गोवा में। अगला प्रश्न है 2 नंबर का स्टूडेंट कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। बताइए, ये जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये कहाँ पर है स्टूडेंट, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है स्टूडेंट, सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर का प्रश्न है यहाँ पे स्टूडेंट कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे स्टूडेंट। जो भारत आए थे ना, तो प्रथम व्यापारी कौन थे, डच थे, ब्रिटिश थे, पुर्तगाली थे या फिर फ्रांसीसी थे। तो स्टूडेंट, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर का आप लोग जवाब दीजिए स्टूडेंट कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा स्टूडेंट किसने दी थी, यह परिभाषा किसने दिया था, तो याद रखिएगा सेलिंग मैन ने दिया था। किसने दिया था, सेलिंग मैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं संस्कृत का, हिंदी का, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए हैं, तो वो भी ज़रूर देखिएगा और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए 5वां नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। बताइए कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट, 1952 ईस्वी में। 6 नंबर का प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है स्टूडेंट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं जो हूँ ना स्टूडेंट, चैप्टर वाइज बोले तो चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, इस तरह से सभी बुक का, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, कोई भी हो, सबका VVI ऑब्जेक्टिव मैंने चैप्टर वाइज समाप्त कर दिया है। तो वो लोग भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप लोग जब चैप्टर वाइज तैयारी कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप लोग का मार्क्स कटने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बताइए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था स्टूडेंट, तो रियो डी जेनेरिया में। कहाँ पर, रियो डी जेनेरिया में आयोजित हुआ था। 7वां नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था स्टूडेंट। किसने योगदान किया था, तो मेजनी ने किया था, सही बात है, गेरिबाल्डी ने भी किया था और काउंट काबूर ने भी किया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 8वां नंबर का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट। 8वां नंबर का कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी, 1925 में, 1964 में, या फिर 1984 में, या फिर 1999 ईस्वी में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना स्टूडेंट, वो 1925 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1925 ईस्वी में। चलिए स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिए 9 नंबर का कि निम्न में से किस, ठीक है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। किस सिख गुरु का जन्म जो है स्टूडेंट 5वां में है, ये जो है कि पटना में हुआ था, 5वें, चौथे, पहले या फिर 10वें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10वें गुरुजी का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। 10वां नंबर का प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल, क्या स्टूडेंट, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। बताइए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार स्टूडेंट किसने किया था, तो याद रखिएगा जॉन के ने किया था। किसने किया था, जॉन के। ठीक है, 11 नंबर का जवाब दीजिए कि
गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की जो अवधारणा है स्टूडेंट, वो किसने क्या किया था, किसने विकसित की थी स्टूडेंट बताइए। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एबेनेजर हावर्ड ने किया था। किसने किया था? एबेनेजर हावर्ड ने। ठीक है, चलिए 12 का जवाब दीजिए कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था बताइए, किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था स्टूडेंट? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर का आप लोग जवाब देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा स्टूडेंट तो याद रखिएगा WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। मैं डायरेक्ट आंसर पर जाता हूं क्योंकि अगर मैं ऑप्शन के साथ पढ़ाऊं तो ज़्यादा समय लग सकता है और मैं नहीं चाहता हूं कि लॉन्ग वीडियो बनाया जाए। ठीक है, चलिए 14 का जवाब दीजिए कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी स्टूडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल का रचना किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। अगला है स्टूडेंट 15 नंबर का कि रक्त एवं लोह के नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम एक ने। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, रक्त एवं लोह का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था स्टूडेंट? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप समझिए स्टूडेंट कि मैंने ना समझिए यहाँ पर कि ग्रामर, आप लोग जो हिंदी पढ़ते हैं ना, क्या हिंदी, यहाँ पर समझिए कि हिंदी में जो ग्रामर होता है, क्या हिंदी का जो ग्रामर होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। क्या हिंदी का जो ग्रामर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। इसलिए स्टूडेंट मैंने ग्रामर का ऑलरेडी जो है कि पत्र कैसे लिखे, ठीक है, और क्या संवाद कैसे लिखे, साथ ही साथ जो है कि जितने भी गद्यांश वगैरह है ना उसे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ ग्रामर के जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या होता है थ्योरी के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी मैंने समाप्त कर दिया है। और इसका बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आप लोगों के पास हिंदी है ना स्टूडेंट, हिंदी का वर्णिका है, फिर गोधूली है ना, फिर गोधूली का जो काव्य खंड है वो, इसका ऑब्जेक्टिव तो मैंने समाप्त कर ही दिया है। प्लस में जो है कि ग्रामर का थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव भी समाप्त किया हूँ। इसलिए जो है ना सभी वीडियो जरूर देखेंगे और परिवार के साथ जुड़े रहेंगे और हर एक चीज़ का तैयारी आप लोग अच्छा तरीका से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 16 तक देख लिए। अब आइए हम लोग 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट है। 17 नंबर का प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, क्या स्टूडेंट, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? ये किसने लिखा था स्टूडेंट? तो याद रखिएगा फान बोई चाओ ने लिखा था। किसने लिखा था? फान बोई चाओ। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का, कितना नंबर का होगा? 19 नंबर का, कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था स्टूडेंट? तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी लाहौर में पारित हुआ था। ठीक है, 1929 में कहाँ पर? तो लाहौर में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 20 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न है कि AITUC, क्या स्टूडेंट, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बताइए किसे बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू को, लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को या फिर चित्तरंजन दास को? ठीक है, तो किसे बनाया गया था? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, यहाँ पर देखिए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का स्टूडेंट दूसरा नाम क्या है? तो रेंगूर है। ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम रेंगूर मृदा है। चलिए 22 नंबर का जवाब दीजिए स्टूडेंट कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? अर्थात भारत के कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर वन होता है ना, जंगल, उसका सबसे अधिक जो है क्या है, विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा वन का विस्तार है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 23 का जवाब दीजिए कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा असम में जो है ना खनिज तेल का विशाल भंडार है। 24 नंबर का प्रश्न है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन है स्टूडेंट? बताइए, पेट्रो रसायन, लौह अयस्क या फिर चित्तरंजन लोकोमोटिव या फिर चीनी उद्योग? तो उपभोक्ता उद्योग पूछा है ना, तो उपभोक्ता उद्योग क्या हो जाएगा स्टूडेंट?
चीनी उद्योग जो है हम लोग का उपभोक्ता उद्योग होगा। अगला देख लेते हैं 25 नंबर का। जल्दी जल्दी हम लोग सब प्रश्न करेंगे क्योंकि संस्कृत भी देखना है, ठीक है। इसके बाद मैं संस्कृत वाला वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है यहाँ पर कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। सड़क को स्टूडेंट कितने भागों में बांटा गया है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत? 4 भागों में, 6 भागों में, 2 भागों में या फिर 5 भागों में। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का स्टूडेंट? जवाब दीजिए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट? जी नहीं स्टूडेंट, 25 का राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 में नहीं बल्कि 4 सड़क योजना में बांटा गया है, ठीक है स्टूडेंट। बोलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम लोग कौन सा देखेंगे? 26 नंबर का देख लेते हैं। यहाँ पर है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है स्टूडेंट? कुशेश्वर स्थान जो है किस जिले में स्थित है? वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में या फिर भागलपुर में, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? तो दरभंगा में। 26 का राइट आंसर बी, ठीक है। 27 का जवाब दीजिए कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में स्थित है, ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? पटना में है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। आप पूछेगा कभी कभी कि गोल घर कहाँ है, संस्कृत में पूछता है कि गोल घर कहाँ है, तो पटना में है, ठीक है। गोल घर कहाँ है स्टूडेंट? पटना में है। चलिए अगला बताइए। ये और एक चीज़ मैं बता दूं, गोलघर पटना में ना। तारामंडल कहाँ है? तो तारामंडल भी पटना में है। तारामंडल पूछेगा कहाँ है, तो तारामंडल भी पटना में है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आप लोग गए हैं कि नहीं तारामंडल, कमेंट करके बताइए। मैं तो स्टूडेंट 2 बार गया हूँ तारामंडल, काफ़ी मज़ा आता था, ठीक है। लगता है कि आसमान में बैठ गए हैं वैसा लगेगा आप लोगों को, इसीलिए ज़रूर जाइएगा अगर कभी मौका मिले तो। अब कौन सा होगा? 28 नंबर का। चलिए देख लेते हैं क्या है कि 2001 में, कब? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या स्टूडेंट कितनी थी? तो 8 करोड़ से अधिक थी। 2001 में बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक था। अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? हेस्यूर विधि का विकास स्टूडेंट किसने किया था? तो याद रखिएगा लेहमान ने किया था, ठीक है। ये आपदा प्रबंधन का प्रश्न है, मैंने बताया भी था, ठीक है, कि उच्चवास प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का जो कि विकास किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट? लेहमान, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा उद्योग अर्थात कौन सा फैक्ट्री चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? चूना पत्थर को किस में प्रयोग करता है? कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग, ठीक है। चलिए अब हम लोग 31 नंबर का देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारत में औरतों के लिए, किसको? औरत अर्थात लेडीज़ के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की है? किस संस्था में है स्टूडेंट बताइए? लोकसभा में है, विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में है या फिर पंचायती राज व्यवस्था में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज व्यवस्था में जो है कि क्या है, भारत के जो औरत है, लेडीज़ वगैरह है, उसको आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो 31 नंबर तक स्टूडेंट हम लोग देख लिए और इसी तरह हम आप लोगों को लगभग 80 बोले तो 80, क्योंकि आप लोगों से एसएसटी में ना 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसीलिए मैं 80 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, ठीक है। कितना पूछा जाता है आप लोगों से? 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आप लोगों से, इसलिए मैं कितना लाया हूँ? तो 80 ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। इसलिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहना है और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए 32 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए स्टूडेंट। क्या होगा कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 542 है, 544 है, 543 है या फिर 545 है, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कितनी है? तो 543 है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है। 33 का है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? कौन है स्टूडेंट जो क्या थे? भारतीय किसान यूनियन के स्टूडेंट नेता थे। अब तो कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। समझ में आया? चलिए अब कौन सा होगा हम लोग का? चलिए 34 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग स्टूडेंट कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की जो नींव है ना स्टूडेंट, नींव वो सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या फिर यूएसए में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में पड़ा था, ठीक है। कहाँ पर पड़ा था? ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? लोकतांत्रिक में, राजशाही या फिर गैर लोकतांत्रिक, तानाशाह? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गैर लोकतांत्रिक में होता है ऐसा।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है। किसका प्रश्न है स्टूडेंट? पॉलिटिकल साइंस का। जब आप लोग अच्छा तरीका से तैयारी करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन प्रश्न किस बुक का है। चलिए अब कौन सा होगा? 36 नंबर का बताइए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, सांसद करता है या फिर उपराष्ट्रपति करता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार को, आंध्र प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को या फिर गुजरात को? तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। किसे प्राप्त है स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। 38 का है कि सूचना के अधिकार आंदोलन, किसके स्टूडेंट? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताएंगे आप लोग कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय, अर्थात एक व्यक्ति जो कमाता है ना वही प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, कहाँ का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? बताइए यहाँ पर पटना का, गया का, शिवहर का या फिर नालंदा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट पटना का। किसका स्टूडेंट? पटना का। बिहार में बात आए तो पटना का जो है ना प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आप लोग स्टूडेंट कहाँ से मेरे वीडियो को देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं जान सकूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए 40 नंबर का जवाब दीजिए कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण का स्टूडेंट मुख्य अंग कितना है? तो याद रखिएगा 4 है। वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितना है? तो वैश्वीकरण का मुख्य अंग स्टूडेंट मेरे 4 है। ठीक है, 41 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ देखिए कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? किसका जो है कि चिन्ह होना आवश्यक है स्टूडेंट? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हॉलमार्क का होना अति आवश्यक है। मैंने बताया भी था कि सोना वगैरह में ना हॉलमार्क लगा होता है क्योंकि हॉलमार्क से ही पता चल जाता है कि इसकी शुद्धता क्या है, ए क्वालिटी का है या फिर नहीं है। और याद रखिएगा शुद्ध सोना जो है ना स्टूडेंट 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आप लोग याद रखेंगे शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। चलिए अब कौन सा होगा? 42 नंबर का कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी स्टूडेंट अंग्रेज़ों ने या फिर वे यहाँ पर क्या है? अंग्रेज़ों ने, व्यवसाय प्रधान ने, उद्योग प्रधानों ने या फिर उपयुक्त तीनों। तो फूट डालो और राज करो का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो अंग्रेज़ों वगैरह ने किया था। यही सब इस नीति को लाया भी था। फूट डालो और क्या करो? राज करो। चलिए अगला है यहाँ 43 का कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना स्टूडेंट वो कौन होते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का देखते हैं क्या है। यहाँ पर है स्टूडेंट 44 का कि साख का क्या अर्थ है? साख का मेरे प्यारे बच्चों क्या अर्थ होता है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? साख कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। समझ में आया। 45 का है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? बांग्लादेश में कौन थे जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है कि किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को किया गया था। ठीक है, बांग्लादेश में इसको क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस व्यक्ति को। ठीक है, ये बांग्लादेशी व्यक्ति थे। अगला है यहाँ पर कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? सेवा क्षेत्र को स्टूडेंट कितने भागों में बांटा गया है? आप लोग बताएंगे। 2 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, 6 भागों में या फिर 8 भागों में? तो याद रखेंगे 2 भागों में बांटा गया है। भारत में जो है कि सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 47 का है कि WTO का विस्तार रूप क्या है? WTO का विस्तार रूप अगर पूछेगा तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए W से वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है WTO का विस्तार रूप।
ठीक है। चलिए 48 का जवाब दीजिए कि सूखा किस जो है कि प्रकार का आपदा है। जो सूखा होता है वो प्राकृतिक आपदा है। सूखा प्राकृतिक आपदा है क्योंकि ये मानव की वजह से नहीं आता है। मैंने कहा था ना कि आपदा प्रबंधन से भी पूछेगा, देखिए पूछ लिया ना। अगला है स्टूडेंट, मैंने आपदा प्रबंधन का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए हैं, तो उसे भी जरूर देखना है। ठीक है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना अगर कभी भी पूछेगा आप लोगों से, तो सबसे पहले घबराएंगे नहीं और सही आंसर खोजने का प्रयास करेंगे 1885 ईस्वी में। ठीक है। ये नहीं कि हर बार में 83 में मार दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। फिर है कि VS नायपाल, क्या VS नायपाल कौन थे स्टूडेंट। नोबेल पुरस्कार विजेता थे, व्यापारी थे, इंजीनियर थे या फिर मजदूर नेता थे। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिलना इतना साधारण सी बात नहीं है, याद रखिएगा। ये मत समझिए कि चुटकी का काम है नोबेल पुरस्कार पाना। तो ऐसा अगर सोच रहे हैं अगर आप लोग, तो समझिए ये बहुत जो है कि बड़ी मूर्खता है आप लोगों की। ठीक है। नोबेल पुरस्कार जल्दी किसी को नहीं मिलता है। ठीक है। उसके लिए आपको किसी भी क्षेत्र में बहुत मेहनत करना होता है, उसके बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। चलिए अब कौन सा देखेंगे। चलिए सब प्रश्न दिख रहा है पूरा। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, बिल्कुल अब दिख रहा होगा। बताइए स्टूडेंट 51 नंबर का कि किसने कहा जो है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ऐसा किसने कहा था। ठीक है। तो ऐसा किसने कहा था, तो याद रखिएगा ऐसा मार्टिन लूथर ने कहा था। मार्टिन लूथर ने क्या क्या कहा था कि जो मुद्रा है ना वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। बात भी सही है। अगला प्रश्न है 52 का कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी स्टूडेंट। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। चलिए 53 नंबर का अब आप लोग जवाब देंगे कि वृहद क्षेत्र में, ठीक है स्टूडेंट, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। आप लोग सुने होंगे कि नीला ग्रह अगर जब भी बोले तो पृथ्वी में टिक मारना है। किस में मारना है, पृथ्वी में टिक मारना है। अब कौन सा होगा स्टूडेंट, 53 का हो गया। चलिए 53 का हो गया। अब हम लोग देखते हैं 54 नंबर का कि भाखड़ा नांगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है स्टूडेंट। किस नदी पर अवस्थित है भाखड़ा नांगर परियोजना, तो याद रखिएगा सतलज नदी पर है। किस नदी पर है स्टूडेंट, सतलज नदी पर। अगला है 55 नंबर का कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का अगर मुख्यालय पूछेगा तो बताइए पटना में, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, किस में आप टिक मारेंगे, तो हाजीपुर में मारना है। किस में मारना है स्टूडेंट, हाजीपुर में। चलिए 56 का बताइएगा कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। किस जिले में अवस्थित है स्टूडेंट, भागलपुर में, मुंगेर में, जमुई में या फिर साहेबगंज में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर में। ठीक है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, तो भागलपुर में। और भागलपुर में क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा भागलपुर में ना स्टूडेंट एक टापू के ऐसे समझिए, जो वहाँ गंगा नदी है ना, गंगा नदी के बीचों बीच में काफ़ी एक अच्छा मंदिर बना हुआ है, जो आपको लगेगा कि वहाँ जाइएगा ना तो आपको लगेगा कि कोई टापू पर आ गए हैं, इतना मज़ा आएगा। ठीक है। तो वो भी कहलगांव में ही पड़ता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। 57 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर है कि मुंबई में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक चला था, तो मुंबई से थाने तक चला था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। भारत में अगर, या ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी, तो मुंबई से थाने तक चला था। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चला था, वही पूछा है यहाँ पर कि किन स्टेशनों से किन स्टेशनों के बीच चला था, तो मुंबई से थाने के बीच में क्या हुआ था, तो चला था। अगला है कि भारत में, कहाँ पर, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, तो गेहूं उत्पादन अगर सबसे ज़्यादा करता है स्टूडेंट तो उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है। यूपी में मेरा फुआ लोग भी है स्टूडेंट, मैं कभी भी जाता हूँ ना तो ये पूरा तरह यानी कि चारों तरफ मैं देखता हूँ गेहूं ही गेहूं रोपा हुआ है। ठीक है। तो जाइएगा कभी मौका मिलेगा तो। ठीक है। वहाँ पर अयोध्या भी है, पता है आप लोग को, वहाँ राम मंदिर भी बना हुआ है, सबसे बड़ा मंदिर, तो वहाँ पे भी घूम लीजिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस फसल को स्टूडेंट सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। जूट को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 60वां नंबर प्रश्न क्या है, क्योंकि और ज़्यादा नहीं 20 प्रश्न बचा हुआ है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। अगर चाय का उत्पादन पूछ ले तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, प्रथम है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा दूसरा है। चाय के जो है कौन सी में, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो दूसरा स्थान है।
61 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में नहीं है स्टूडेंट, ये कहाँ है? डिगबोई में है, याद रखिएगा। ठीक है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में है। प्रथम पूछेगा तो डिगबोई में है, हालांकि बरौनी में भी तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, चलिए 62 का क्या होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग खुद जानते होंगे स्टूडेंट, कई बार मैंने ये प्रश्न को बताया है कि भाई ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और इस दिन क्या करेगा? जो व्यक्ति कभी वृक्ष नहीं लगाते हैं वो क्या करेगा? उस दिन एक वृक्ष लगाएगा और 10 मिल के फोटो खिंचा के पोस्ट करेगा। यही है पर्यावरण संरक्षण। हाँ स्टूडेंट, क्या करेगा वो आप लोग देखे भी होंगे, एक वृक्ष लगा दिया और 10 आदमी पकड़ेगा उस एक वृक्ष को और पोस्ट तो ऐसे करेगा जैसे कि 1000-2000 पेड़ लगा दिया। ऐसे ऐसे लोग भी है पृथ्वी पर जो कि पर्यावरण संरक्षक हैं, वो वृक्ष कई लगाते हैं लेकिन किसी को दिखाते नहीं है। और आजकल का ऐसा यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे आसपास के लोगों को, ठीक है, एक वृक्ष लगाएगा, ठीक है, 10 आदमी मिल के क्या करेगा? उस पकड़ के उसको फ़ोटो खिंचाएगा। क्या मूर्खता है स्टूडेंट। ठीक है, पर्यावरण उसका और वही लोगों को दिखा रहा है कि हम पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, पेड़ लगाइए, आप अपना जन्मदिन पर एक ही पेड़ लगाइए, ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर स्टूडेंट आप अपना जन्मदिन पर मात्र एक ही पेड़ लगाते हैं, कितना? एक, तो अगर आप 50 साल अगर ज़िंदा रहेंगे तो सोचिए 50 गो पेड़ लगा दिए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा सोच के देखिए। हालांकि अगर अभी से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 60 साल जिएगा, रोज़ हर एक साल वो एक ही पेड़ लगाएगा, ज़्यादा नहीं, हर एक साल अगर वो एक ही पेड़ लगाएगा तो ज़रा सोच के देखिए स्टूडेंट कि अगर वो मान लीजिए 30 साल पेड़ लगाया, मानिए कि वो बचपन से लेकर 30 साल तक उसको बुद्धि हुआ और वो 30 साल बाद से वो क्या करना शुरू किया? पेड़ लगाना शुरू कर दिया। फिर वो 30 साल तक लगातार जो पेड़ लगाएगा एक एक करके, एक साल में एक पेड़ लगाता है तो वो 30 साल में 30 गो पेड़ लगा देगा। तो सोचिए उसका जो भी वंश होगा वो कितना मजा फल वगैरह खाएगा, पर्यावरण भी संतुलित रहेगा। लेकिन मनुष्य का तो ऐसा मूर्खता है कि क्या कहें। ठीक है स्टूडेंट, आपको जानकर आश्चर्य होगा स्टूडेंट कि मैं जो हूँ ना, हर अपना जन्मदिन, मेरा जो जन्मदिन है 2 फरवरी को मेरा जन्मदिन है, मैं अपना जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाता हूँ। अगर मैं अपना जन्मदिन पर नहीं लगा पाया तो ऐसे मैं ठान कर रखा हूँ कि एक साल में हमको एक लगाना है, चाहे वो कहीं लगा देते हैं, या तो ये मेरा कोचिंग के पीछे लगा देते हैं, मेरा घर के पीछे लगा देते हैं, यानी कि हमको कहीं ना कहीं लगाना है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसा काम आप लोग भी करिए, पर्यावरण को बचाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 63 का कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी? श्रीलंका में, भारत में, बेल्जियम में या फिर पाकिस्तान में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बेल्जियम में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बेल्जियम में। 64 का है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 64 का देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पर है 65 का कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष स्टूडेंट किसे कहते हैं? कब से कब तक के हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, 66 नंबर का प्रश्न है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? किसे है बताइए? निर्वाचन आयोग को है, जनता को है, या फिर आपराधिक छवि वाले लोगों को है, या फिर धनाढ्य वर्ग को है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं कि जनता को ही सब अधिकार होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है 67 का कि भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग है? भारतीय लोकतंत्र के स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों लोग कितने अंग है? तो 3 अंग है। ठीक है, कितने अंग है? 3 अंग है। कमेंट करके बताइएगा कि वो 3 अंग कौन है, देखते हैं कौन कौन जान रहा है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियाँ में हुई है? कितनी सूचियाँ में हुई है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में हुआ है। स्टूडेंट क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं और कुछ प्रश्न बचा हुआ है, इसे हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 69 का देखेंगे क्या है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि सभी प्रश्न क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। चलिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, मैं अगर मुंह से बोलूँगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, 69 का देखिए यहाँ पर है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली डैश डैश है। नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो क्या है? लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक है।
नेपाल की जो शासन प्रणाली है जैसे हम लोग के यहाँ पर है ना, वैसे वहाँ पर भी है। ठीक है, अगला है कि संघ व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है, संघ व्यवस्था में डैश डैश सरकार होती है। कौन सरकार होता है, तो दोहरी सरकार होता है। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए आप लोग 71 का, कि 1971 ईस्वी में आम चुनाव में, ठीक है, आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश डैश का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कब, 1971 में। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। यहाँ लिखा हुआ है संपूर्ण क्रांति का आह्वान डैश डैश ने किया था। आह्वान कब हुआ था, बताइए किसने किया था संपूर्ण क्रांति का, ठीक है, आह्वान किसने किया था, अर्थात यहाँ आह्वान ने किया था, यानी यहाँ पर भराएगा कौन किया था, बताइए, संपूर्ण क्रांति का। तो इसका राइट आंसर होगा, या नहीं तो आप ऐसे समझिए कि संपूर्ण क्रांति का नारा स्टूडेंट किसने दिया था, किसने दिया था, तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण ने इस पर काफ़ी चीज़ लिखे भी हैं। चलिए अगला होगा 73 का, बताइए 73 का स्टूडेंट, कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 5 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, प्लास्टिक मुद्रा क्या है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ गया कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टिक मुद्रा है, एटीएम है, ड्राफ्ट है, चेक, ये तीनों के तीनों प्लास्टिक मुद्रा है या नहीं है, वही यहाँ पर दिया है कि उपयुक्त तीनों। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक मुद्रा केवल एटीएम है। ठीक है, एटीएम क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। अगला प्रश्न है कि 75 का, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंबई को। 76 नंबर में स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है उपभोक्ता, क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो स्टूडेंट वो कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 77 का है यहाँ पर, कि भारत में, ठीक है स्टूडेंट, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सहकारिता, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सहकारिता आंदोलन, मुंह से सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए, कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो कब हुआ था स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी 1920 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1920 में। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, पंजाब को, केरल को, बिहार को, दिल्ली को, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, अब 80 तक हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक अधिक है, तो गोवा का जो है ना, क्या स्टूडेंट, गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। अब बिहार में पूछेगा तो पटना का, बिहार में पटना का, और पूरे अगर पूछेगा देश में, ठीक है, तो गोवा टिक मारिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला हम लोग का अंतिम प्रश्न है, भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। हम लोग का 80 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।